तो देखिएगा आप लोग, इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का से मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं, तो वो हमारे लिए अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ये अभी आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली किसी वायर को टच करेंगे जिसमें कि लाइव है, वो लाइव का मतलब उसमें करंट है, ठीक है। लाइव वायर का मतलब होता है जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, डेड वायर, एक तरह से आपने उसमें करंट फ्लो नहीं कर रखा है। तो यानी कि फेस एक होता है इसमें, फेस, और एक होता है न्यूट्रल। वायर्स में दो वायर आपने देखा होगा कि दो वायर होते हैं, प्लस और माइनस, यानी कि फेस और न्यूट्रल। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो हमारी टर्म है, वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें उसको कैसे फॉलो करना है। इन केस अगर इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगता है तो हमें कैसे उसको रिकवर करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स एंड टेक्निकल मीन्स टू प्रोवाइड to prevent harmful and dangerous effect on workers from electric current, electric arc, electromagnetic field and static electricity। तो इसका मतलब ये है कि जो हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स मतलब आप भी हो सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक करंट तो आपको भी लग सकता है एक्सीडेंटली, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक आर्क। आर्क मतलब जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, या इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रिक आर्क की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जैसे आप मोबाइल की रेडिएशंस होते हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो सब आप जानते हैं, जो आपके पास आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो वो कैसी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आपके एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप अपने सूखे बालों से अगर कॉम को अगर रगड़ते हैं तो फिर उसके पास में छोटे छोटे टुकड़े लेके आते हैं कागज़ के, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और डायनेमिक कौन सी होती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वो जैसे आप घरों में आपकी लाइट आती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है उसकी वैल्यू में वेरिएशन होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं होती है। अब देखते हैं हम इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो हम उसको देख लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, डू नॉट प्लग ए बंच ऑफ स्टेप इनटू ए वन आउटलेट और एक्सटेंशन बोर्ड। यानी कि आपके पास कोई अगर एक्सटेंशन बोर्ड है, अब एक्सटेंशन बोर्ड क्या चीज़ है बच्चों, कोई बताएंगे आप मुझे? एक्सटेंशन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप पे? हाँ, तो बताइए बच्चों, एक्सटेंशन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? एक्सटेंशन बोर्ड, ठीक है, ये एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं, ठीक है, देख गया सबको? बताइए, ये स्क्रीन पे आ रहा है सबके? पता हो गया इन दोनों को जानकारी है ना। ये एक्सटेंशन बोर्ड आप लोग यूज करते होंगे, जो कि कंप्यूटर में आप लोग अगर कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर एक ही वायर से आपको बहुत सारी चीजें चलानी हो, है ना, तो आप एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करते हो कि नहीं? सब लोग कंप्यूटर में जनरली हम लगाते हैं, कंप्यूटर में की मॉनिटर भी होता है, सरकारी कपड़े। हाँ बच्चों, ठीक है, तो एक्सटेंशन बोर्ड का हम यूज करते हैं। तो अब ऐसा है कि एक ही उसमें बहुत सारे नहीं लगाने चाहिए, वो भी हैवी इक्विपमेंट एक ही जगह आपने सब सारे लगा दिए, जिसकी कैपेसिटी जितनी है उतना ही आप लगाओगे। जैसे आपके पास ये एक्सटेंशन बोर्ड जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसकी एक वैल्यू होगी कितने एम्पियर तक करंट ही सस्टेन कर सकता है ना, हर चीज की कैपेसिटी होती है। तो जितनी इसकी वैल्यू है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसे पूरा घर का लोड दे दोगे, एक साथ नहीं दे पाओगे ना। जितनी इसकी वायर की कैपेसिटी है उसी हिसाब से आपको उसमें इक्विपमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो डू नॉट बंच, आपकी आवाज बेटा कट रही है। हाँ सर आपकी वॉइस अटक रही है सर। मेरी भी अटक रही है, अच्छा। हाँ नहीं मेरा तो सर डायरेक्ट है, चलो। हाँ, डू नॉट डू आस्क ग्रोन अप
पुट सेफ्टी कैप्स ऑन ऑल अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल आउटलेट है, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये भी तो इलेक्ट्रिकल आउटलेट है, तो इस पर आप सेफ्टी कैप लगा दें। इलेक्ट्रिकल आउटलेट का मतलब और भी चीजें हैं, जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं जहां से आपको आउट मतलब इलेक्ट्रिसिटी देनी है, अगर वो अनयूज्ड है तो आप उस पर क्या लगा दें, सेफ्टी कैप। इलेक्ट्रिकल जैसे आपको आजकल आपने वो देखे होंगे जो स्विचेज आ रहे हैं, सॉकेट्स आ रहे हैं, उसमें क्या होता है वो बंद रहते हैं, जैसे आप प्लग इंसर्ट करते हैं तभी वो उसमें क्या होता है वो ओपन होता है और अंदर प्लग उसमें इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको कौन से वाले हैं। आज मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, देखिए आप ये आया सबके स्क्रीन पे। देखिए इसमें एक ऊपर साइड में एक इलेक्ट्रिकल कैप लगा हुआ है ना, ये पूरा बंद हो जाएगा। अगर यूज में नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, रेन डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, देखा आपने ये? मेरी आवाज आ रही है क्या सब पे? सर आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ देखो, ये देखो ये यहाँ पे पानी भी डालना है तो उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक क्या है, लेयर लगी हुई है। किस चीज की है ये लेयर? देखो प्लास्टिक की एक लेयर है जो कि इसको ढक देती है सॉकेट्स को। तो यही तो इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं, तो इसको आपने क्या यस कर सर। दिया, कवर कर दिया है। तो घरों में आप ऐसे लगवाने की, कभी भी अगर आप लगवाएं तो इस टाइप के लगवाएं, थोड़ा सा महंगे होंगे लेकिन आपके लिए बहुत क्या है, अच्छा है। कभी भी इसमें पानी नहीं जाएगा, ठीक है, वाटर नहीं जाएगा, तो ये कभी भी आपको शॉक लगने का खतरा बहुत कम होगा। छोटे बच्चे हैं तो वो एक्सीडेंटली इसको खोलेंगे, मतलब हाथ नहीं जाएगा उनको, नहीं तो जनरली किसी का हाथ लग गया तो करंट लग सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रिकल ये यस हम सर। सेफ्टी बता, हाँ हम आपको सेफ्टी पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या चीजें होती है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपको फॉलो करना है। इसके बाद अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डू नॉट yank और पुल आउट एन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब क्या है? देखिए आप कभी वॉल में कभी कोई अपना प्लग लगाएंगे ना, इलेक्ट्रिकल का कोई भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड आपने आपके पास है, तो जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक आयरन लगा रखा है, ठीक है, आपके स्विच बोर्ड में वो लगा हुआ है, वॉल में वो स्विच बोर्ड होता है ना, सबके वॉल में है। यहाँ पे फैन बल्ब ये सब आपके स्विचेज होंगे, वहाँ पे एक सॉकेट भी होगा जिससे आप अपना कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं, सबके घरों में होता है। तो अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है या कोई मिक्सर चलाना है, मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया, तो एक तरीका है कि आप उसको निकालो और उसको स्विच सॉकेट की तरफ जाएं और उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसको निकाल लें। ठीक है, दूसरा तरीका है दूर से जहाँ आप इक्विपमेंट है उसकी डोरी को पकड़ के खींच दें। कौन सा तरीका सही है? पहला वाला तरीका, कि आप उसको जाएं और सेफ्टी फीचर्स का यूज कर, सेफ्टी रूल्स का यूज करते हुए धीरे से उसे निकाल लें। ठीक है, और ये नहीं कि उसके तार पकड़ के लटक जाएंगे आप। ठीक है, यानी कि हमें अपना काम बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? फोर्थ है आपका डू डू मेक श्योर ऑल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स आर टक अवे नीट एंड टिडी। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हैं वो कहीं कटा पिटा ना हो, कहीं बीच में ऐसा ना हो कि कुछ मतलब अगर टूटा हुआ है इलेक्ट्रिकल कॉर्ड तो आपको करंट लगेगा, सीधी सी बात है। तो हमें उसको ध्यान रखना है और उसको अगर कुछ ऐसा है तो उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, जनरली ऐसा खतरा होता है नहीं कि इलेक्ट्रिकल जो वायर है वो कहीं से कटा हुआ है तो वो जो है ये गंदा सा है, पता नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसे सही कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैसे करना है तो किसी की हेल्प ले लीजिए। अगली लाइन का मतलब ये है कि फॉर हेल्प डू आस्क ए ग्रोन हेल्प फॉर व्हेन यू नीड टू यूज समथिंग दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, वॉशिंग मशीन आपके घर में आई, आपको ऑपरेट करना नहीं आता, तो किसी से मदद मांग लीजिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद ही जाके वॉशिंग मशीन में पता लगा जहाँ पानी नहीं चाहिए डालना है आपने उधर डाल दिया तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। उसके बटन्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो उसमें आपका वाटर जो है नहीं जाना चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, तो हमें पूरा सावधानी से यूज करना है। अगर कोई भी इक्विपमेंट आपके घर में आपके आया है और आप उसको नहीं जान पा रहे हैं, तो मैनुअल पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसी की हेल्प ले लीजिए, प्रोफेशनल की। इज इट क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, डू लुक अप एंड लुक आउट फॉर पावर लाइंस बिफोर यू क्लाइंब ए ट्री। अगर आप किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो क्या होता है, जनरली पेड़ के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, है ना, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस भी आपने देखा होगा, पोल्स जो होते हैं वो जनरली सड़कों पे लगे रहते हैं, वहीं पेड़ होते हैं। तो अगर आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो ध्यान रख लीजिए कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन तो नहीं है, पता लगा इलेक्ट्रिक लाइन से आप टच हो गए, पेड़ पे भी तो चढ़ ही रहे हो, तो वो ध्यान हमें रखना है। ठीक है, पहली बात तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब मजबूरीवश कोई काम हो और आपको कुछ करना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप पहले इलेक्ट्रिक लाइंस को देख लीजिए। डू नॉट एवर प्ले नियर और ऑन ग्रीन ट्रांसफार्मर बॉक्स और क्लाइंब ए फेंस अराउंड इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। इसका मतलब समझ रहे हो, ट्रांसफार्मर सड़कों पे रखे रहते हैं, ठीक है, तो उस ट्रांसफार्मर के आसपास आपको नहीं खेलना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होती है ना, जो फेंसिंग इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन की चारों तरफ देखा होगा, कहीं ट्रांसफार्मर्स के आगे फेंसिंग होती है, उसको पास भी जाना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है। ठीक है, कभी भी एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आ सकती है। टू रिमाइंड योर फादर एंड मदर टू वॉच आउट फॉर पावर लाइंस। ठीक है, अपने माता और पिता को पावर लाइंस के बारे में आप लोग जो है बता दें कि वो अगर सीडी का यूज कर रहे हैं तो चेयर और आउटडोर इक्विपमेंट तो शुड बी मैन्युफैक्चर और मेड अप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अगर आप किसी भी सीडी पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो वो किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की होनी चाहिए। नॉन कंडक्टिंग का मतलब लोहे की ना हो, ठीक है, कोई भी कंडक्टर की ना हो, किसी मेटल की ना हो, लकड़ी की चलेगी लेकिन वो सूखी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है, आपको इंसुलेटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। इंसुलेटर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, पता है सबको आपको? ठीक है बच्चों? हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, डू कीप इलेक्ट्रिकल स्टफ फार अवे फ्रॉम द वाटर। इसका मतलब कौन बताएंगे? हमें इलेक्ट्रिकल स्टफ मतलब इलेक्ट्रिकल जो एसेसरीज है आपके पास, जो भी आप यूज करो, उसको पानी पानी से दूर क्यों रखना है, बताएंगे भाई, आप हमें बताओ। कृतिका, कृतिका बताओ, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वाटर से क्यों हमें दूर रखना है? क्योंकि उसमें पानी में अगर हैं? करंट वो इसलिए रखना है दिशा बेटा कि मतलब हमारे जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिकल को क्या कंडक्ट करता है, प्योर वाटर नहीं करता है, लेकिन अगर इम्प्योर वाटर तो करेगा, तो इस केस में हमें उसको दूर रखना है, क्योंकि हमें भी करंट लग सकता है। ठीक है, अगर वाटर में अगर वो भीग गया तो खराब हो जाएगा पहली बात इक्विपमेंट, हमें भी करंट लग सकता है। अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम्स व्हेन वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहे हैं तो वाटर के टच में आपको नहीं आना है। ठीक है, नेवर यूज इक्विपमेंट डेट फ्रॉड कॉर्ड एंड डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड है, कोई आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो उसकी कॉर्ड जो है वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, इंसुलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं हो, और प्लग्स जो है ब्रोकन ना हो। अगर ब्रोकन होंगे तो आपको करंट लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? If you are working on any rectifier at your home, when then always turn off the mains। देखिए, अगर आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमेशा मेंस को ऑफ कर दीजिए, जहाँ से मेन सप्लाई आती है, राइट? तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का खतरा नहीं होगा। ठीक है, तभी तो काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, जब आप पीछे से लाइट ना आ रही हो। ठीक है, always use appropriate insulated rubber glove, eye glasses, boots and tester while working on any branch circuit और एनी अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमेशा ये इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, रबर ग्लव जिससे कि आपके हाथों में करंट ना आए, आई ग्लासेस आंखों को खतरा ना हो, बूट, बूट की जरूरत क्यों है? हाँ भाई, इच्छा बताएं।
कि बूट की क्या जरूरत है? हाँ बेटा नमन, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा बताओ। देखो इलेक्ट्रिकल बूट्स की बूट्स की जरूरत इसलिए है, मान लीजिए आप नहीं पहने हैं बूट्स, आप डायरेक्ट जमीन पे पैर रखे हुए हैं, तो करंट, आप क्या है, कंडक्टर हैं, तो सारा का सारा करंट अगर आपको लगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, जमीन में, तो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा वो, ठीक है। और को कभी भी हमें ड्रोन नहीं उड़ाना है और पतंग भी नहीं उड़ानी है इलेक्ट्रिकल लाइंस के पास में, ठीक है। कभी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि आपको उससे क्या है, करंट लग सकता है। पावर लाइन कभी भी आप लेडर यानी सीढ़ी का यूज करें, है ना, आउटडोर किसी इक्विपमेंट का यूज करें तो पावर लाइन्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉक अगर आपको लग जाता है तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए पहले आपने सारे प्रिकॉशन लगे रखे, लेकिन फिर भी अगर अनएक्सीडेंटली आपने, वैसे अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो कभी कुछ होगा नहीं, इन केस नहीं ध्यान रहेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए तब भी तो किसी को बचाना है, आप तो बच गए, तो दूसरा को बताना भी है इस बारे में, और अगर नहीं कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसको बचाना भी है। कैसे, देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक इज एन इंजरी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम फ्रॉम माइनर टीनेज टू डेथ, टू डेथ। देखिए इसमें माइनर कुछ दिक्कत भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है इज द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल शॉक इज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए पर्सनस बॉडी दैट मे डैमेज द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स और कॉज पर्सनस डेथ इफ वोल्टेज इज हाई एनफ। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपकी बॉडी में अगर आ जाता है तो उस केस में आपके पास किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा उसको हार्म भी हो सकता है और कोई डेथ भी हो सकती है अगर वोल्टेज ज़्यादा हाई है, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। ज़्यादा हाई का मतलब क्या है, अब एक छोटा सा पेंसिल सेल आपके घर में जो सारी घड़ी में लगाते हैं उससे डेथ नहीं होगी, हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, लेकिन मान लीजिए आप घर में जो लाइट आ रही है 250 वोल्ट पे है, तो आपको क्या उससे पूरा चांस है कि आपको, अगर ये बिजली का पूरे सही तरीके से पकड़ ले अच्छे से, तो फिर आपको जो है इंजरी नहीं, आपकी डेथ भी हो सकती है इस केस में, तो हमें उससे बचना है, ठीक है। An electric shock is a combined effect of potential difference and इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना अप्लाइड है, कितना करंट आपकी बॉडी में फ्लो हुआ और रेजिस्टेंस आपकी कितनी है, इन सब तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। वो पर्सन टू पर्सन जो है डिपेंड वेरी करेगा, और कंडीशंस क्या है उस समय, किस चीज पे आप खड़े हो, है ना, कितना इलेक्ट्रिक करंट गया, वो सब उस पर डिपेंड करेगा, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट होता है। An electric shock can be experienced when there is a potential difference existing between the one part of the body and the another part. देखिए आप जिस एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पकड़े हुए हैं ना, अगर मान लीजिए उसमें करंट आपको गया आपकी बॉडी में, और दूसरे पार्ट पे अगर आप नहीं, मान लीजिए आप हवा में हो तो आपको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं लगेगा, लेकिन किसी आप अर्थ पे, अगर आपको अर्थ पे या किसी वॉल से आपका हाथ टच है, तब उस केस में सारा का सारा करंट आपकी बॉडी से होता हुआ उसमें चला जाएगा, तो आप जो है आपको इलेक्ट्रिक शॉक पूरा लगेगा। अगर आप किसी वैसे इंसुलेटेड रबर ग्लव पहने हो तो आपको नहीं लगेगा। When current flows to the human body, it uses the part which offers lower resistance, ठीक है। अगर करंट जो है बॉडी के अंदर फ्लो करता है तो लो रेजिस्टेंस पाथ जो है फॉल, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा करंट लग जाएगा, ठीक है। सारा सारा लो रेजिस्टेंस मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं, सारा का सारा करंट आपके अंदर घुस जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट, रेजिस्टेंस भी पूरे शरीर की अलग अलग होती है। एज लॉन्ग एज करंट फ्लो कंटिन्यू इनसाइड द बॉडी, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी गोज ऑन चेंजिंग इनवर्सली, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। जब करंट लगता है तो रेजिस्टेंस जो है वेरी होती रहती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। क्या क्या उससे हो सकते हैं इफेक्ट, अब ये कॉल कर रहे हैं आपको, उनका नंबर ड्रॉ, मेरा काट दो। फॉल्टी अगर आपका अप्लायंस है उसका कारण, यानी इलेक्ट्रिक शॉक के कारण क्या है, फॉल्टी अप्लायंस, कोई अप्लायंस है तो गलत वो जो है फॉल्ट में है, आपके डैमेज कॉर्ड है, एक्सटेंशन लीड्स खराब हो रखी हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डायरेक्ट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द वाटर है, इनकरेक्ट हाउस होल्ड वायरिंग है, इम्प्रॉपर अर्थिंग है, घर में कोई अर्थिंग नहीं कर रखी है,
तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, है ना। इन प्रॉपर अंडरग्राउंड पावर लाइंस हैं घर में, जो नीचे लाइन वो सॉरी जो अंडरग्राउंड पावर लाइंस होती हैं सड़कों पे, वो हो सकती हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि जो बादल से जो बिजली गिरती है वो हो सकती है, वो भी इलेक्ट्रिकल शॉक है एक तरह से, है ना, बिजली जो आसमानी बिजली होती है। इसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन आउटसाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर बारिश में आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक शॉक पूरा ही लगेगा। कम इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स इनसाइड ड्यूरिंग रेनी सीजन में अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर सोर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब भी आपको इलेक्ट्रिकल करंट शॉक लगेगा। ब्रोकन स्विचेज, प्लग्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट में देखिए आप, ये अगर इतने मिली एम्पियर का करंट लगता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। अगर आपको 1 मिली एम्पियर का करंट लगता है, देखिए उसको ग्रीन में दिखा है थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेशन, यानी आपको जस्ट पता लगेगा कि हाँ ठीक है लग गया, हल्का सा पता लगेगा। 2 मिली एम्पियर में माइल्ड शॉक, हाँ थोड़ा सा लगेगा। जी 5 मिली एम्पियर पे GFCI विल ट्रिप, ठीक है, जो आपकी घर में जो वो GF लगे होते हैं MCB GFCI वो ट्रिप हो जाएगी। और 10 एम्पियर पे आप नहीं चल पाएंगे। इसके बाद में 20 मिली एम्पियर पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि आपको जो वो है मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। इस तरीके से 100 मिली एम्पियर पे हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट आपका काम करना बंद कर देगा। और 300 मिली एम्पियर पे ब्रीथिंग स्टॉप्स, ब्रीथ आप नहीं कर पाएंगे। 900 आपके मिली एम्पियर होगा तो आपको सर बर्न, यानी कि आग लग जाएगी, आपकी कुछ जला हुआ था आपके शरीर में आप महसूस करेंगे, आपका सब जल जाएगा। और 1000 मिली एम्पियर पे इतना होगा कि एक लाइट बल्ब जल जाए। आप समझ सकते हैं कितना आपका इसका हार्मफुल अफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कितने मिली एम्पियर पे वो डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ क्या क्या है, तो हमें उससे बचना है सबसे, ठीक है। तो जो मैंने बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है PDF फाइल में। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई सेंस नहीं कर रहा है कोई बंदा, मतलब बिल्कुल हार्ट स्टॉप हो गया है, तो हमें जो मेडिकल एजेंसी नंबर पे पहले कॉल करना है सबसे पहले, और सिचुएशन को देखते हुए हमें फिजिकल एक्शन देना है। तो क्या फर्स्ट स्टेप तो टेक इन एज ट्राई टू सेपरेट पर्सन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स बाय द फॉलोइंग वेज। टर्न ऑफ द पावर, सबसे पहले पावर बंद करनी है क्योंकि उसी से उसको हार्म हो रहा है ना। फिर इसके बाद शट डाउन पावर सर्किट ब्रेकर, यानी कि MCB को उठा देना है, फ्यूज बॉक्स को बंद करना है, जितने भी मेन पावर सोर्स हैं उसको ऑफ कर देना है, राइट। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी, यानी कि आग लग गई तो उस सिचुएशन में आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी नॉन कंडक्टर्स को यूज करते हुए, ड्राई न्यूज़पेपर, वुडन बोर्ड, इन सब को करते हुए अपने हाथ से आप उसको कर देंगे, यानी रबर ग्लव पहनते हुए उसको हमें बंद कर देना है। अगर वो हाई वोल्टेज लाइंस जो है इन्वॉल्व है तो लोकल पावर कंपनी को शट डाउन सप्लाई बोलने को आप कहेंगे। इनकेस आपका हाई पावर लाइन से तो वहाँ पे फ़ोन करेंगे लोकल पावर कंपनी को, यानी आपका जो हाइडल होता है उसको आप बोलेंगे कि पावर सप्लाई को बंद कर दीजिए कि आपके पोल्स की जो लाइन्स होती है उसमें आग लग गई है, ठीक है। CPR में मतलब ये होता है अगर कोई किसी का ब्रीथिंग बंद हो गई तो आप इस तरीके से चेस्ट पे इस तरीके से दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, तो हो सकता है उसकी जो वो हार्ट बीट होती है वो वापस आ जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट बोल दिया तो CPR जो है ये लाइफ सेविंग, इसको बोलते हैं CPR लाइफ सेविंग, ये टेक्निक होती है, इससे आपकी लाइफ जो है बचा जा सकती है, ठीक है। स्टेप्स टू परफॉर्म CPR: शेक एंड शाउट एंड चेक द नॉर्मल ब्रीथिंग, कॉल एन इमरजेंसी नंबर, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर उसकी जो है 30 चेस्ट कंप्रेशन, 100 कंप्रेशन इन ए मिनट अगर का आप करेंगे तो वो हो सकता है दोबारा से सही हो जाए, ठीक है। अलग अलग CPR के लिए अलग अलग है, इन्फेंट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए, एडल्ट के लिए, है ना, अलग अलग है कि कितने कितने आपको देने हैं। एडल्ट के लिए 30 हैं, चाइल्ड के लिए 100 to 120 हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताई इसकी इलेक्ट्रिक शॉक के रिगार्डिंग, तो ये आप इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है।